गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स शुरू करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था। अब इस वाले चैप्टर को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स इन टाउन्स। चैप्टर शुरू करने से पहले आप इसकी टाइमलाइन को देख लीजिए। टाइमलाइन में लिखा हुआ है जिसका 300 BCE से लेके 600 CE। सो बिफोर कॉमन एरा से लेके कॉमन एरा तक का ये टाइम पीरियड है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 1500 ईयर्स, इसने आप चैप्टर 1 में हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन देखी थी। ऑल्दो हमें आज भी नहीं पता कि उसका एंड कैसे हुआ, लेकिन एंड तो हो गया। तो अब उसके बाद हम ऋग्वेदा कंपोज हुए बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वहां के लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया। तो ये भी एक क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जाता है और आपको 1 मार्क में भी पूछा जा सकता है कि हु कंपोज्ड ऋग्वेदा और पीपल ऑफ विच नियर विच रिवर कंपोज्ड ऋग्वेदा। तो आप लिखेंगे इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और आपको पता है कि सबसे ओल्डेस्ट ऋग्वेद है। वेद में जो 4 वेदास में से ऋग्वेदा जो है ये हमारा ओल्डेस्ट वेदा है। तो ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स होने लग गई थी क्योंकि इससे पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे, लेकिन अब हमें एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स दिखने लगी थी काफी नॉर्थ इंडिया के हिस्सों में और दक्कन प्लेट्यू और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यानी कि कुछ साउथ के एरियाज में भी हमको अब लोग सेटल होते हुए दिख रहे थे। लोग खेती बाड़ी करने लग गए थे। हमें पैस्टोरल पॉपुलेशन भी दिखी है। पैस्टोरल पॉपुलेशन यानी कि जो एनिमल्स को पालते हैं, गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, पैस्टोरल एनिमल से रिलेटेड जो काम करते हैं, हमें उसकी पॉपुलेशन भी डेक्कन और उसके थोड़े साउथ के हिस्से में दिखती है। डिस्पोजल ऑफ द डेड, जैसे कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के चैप्टर में बरियल्स की बात की थी, तो अब यहाँ पे डेड को कैसे डिस्पोज किया जाता था तो हमें दिखा मेगालिथ। मेगालिथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी होगी कि ये व्हाट इज मेगालिथ। मेगालिथ बेसिकली एक स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया। ये हमें सेंटर और साउथ इंडिया में फर्स्टली दिखता है। आपको हैरानी होगी कि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में पूछा जाता है। टीचिंग के एग्जाम्स में और काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज मेगालिथ। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये डिस्पोज ऑफ डेड के लिए एक इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर को मेगालिथ कहा जाता है और ये 1st मिलेनियम BCE से शुरू हुआ। मैनी केसेस में जो डेड बरी किए जा रहे थे उनके साथ हमें लोहे के औजार और हथियार भी मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब एक मेगालिथ स्ट्रक्चर है, उसमें स्टोन का स्ट्रक्चर बनाया गया और उसमें एक डेड बॉडी को रखा गया है, उसके आसपास हमें आयरन टूल्स दिख रहे हैं, वेपन्स दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तभी ये सब चीजें उनके आसपास रखी जा रही थी। 6th सेंचुरी BCE से हमें एक ट्रेंड दिखा। Perhaps most visible was the emergence of early states. अब तक क्या था, इससे पहले से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, हंटर गैदरर्स थे। अब हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा
कि धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर करने लगे। अब जब आप एक जगह पे रुके हो, आपने एक जगह पे सीड्स बोए हैं, आपको कम से कम कुछ वक्त वेट करना पड़ेगा कि इसमें से प्लांट्स निकलेंगे और आप वो ग्रेन्स या आपने जो भी चीज, जो भी सीड्स आपने लगाए हैं, आप उससे उसका फ्रूट या फिर जो भी ग्रेन है वो आप खाओगे। तो अब लोग सेटल होने लग गए एग्रीकल्चर के कारण। पैस्टोरल पॉपुलेशन भी हमें दिख रही थी, लेकिन जो लोग जानवरों को पालते हैं वो फिर भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स को आप लेके जा सकते हो। लेकिन जो जमीन पे काम कर रहे हैं, जो फार्मिंग करने लग गए, अब वो एक जगह से दूसरी जगह जमीन को लेके तो नहीं चल सकते ना, तो इसीलिए अब वो एक जगह पे सेटल हो रहे थे। तो पहली चीज तो ये थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जंगली जानवर खाते थे, फिर उन्होंने एग्रीकल्चर सेटलमेंट करनी शुरू की, खेती बाड़ी करनी शुरू की। अब जो हमें नई चीज देखने को मिल रही है वो है एम्पायर्स बनने लग गए। धीरे धीरे लोग इकट्ठे रहने लगे और पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ। लोगों को किंगडम्स बनने लग गए, एक राजा बनने लग गया या बहुत सारे राजा बनने लग गए, ताकि चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सके। बहुत सारे लोग होते हैं तो सब अपनी अपनी चलाएंगे, तो एक राजा या एक हेड होना जरूरी है। तो वो नए टाउन्स अपीयर होने लग गए। कब अपीयर होने लग गए? 6th सेंचुरी में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यू टाउन्स जो एमर्ज हुए उसमें एम्पायर्स एमर्ज होने लग गए, तो ये 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है। ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? तो अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस जिनसे हमें ये सब कुछ पता चलता है वो है उस वक्त के इंस्क्रिप्शंस, जो हमें लिखावट मिली हैं, सिक्के मिले हैं और कुछ विजुअल मटेरियल। विजुअल मटेरियल और इंस्क्रिप्शन का एक एग्जांपल आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। ये एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें मध्य प्रदेश सांची के एरिया में। तो इस पे क्या लिखा है ये मुझे और आपको तो नहीं पता, लेकिन ये हिस्टोरियंस को बड़े अच्छे से समझ आ जाता है। ये स्क्रिप्ट पढ़ी गई है। हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी, हड़प्पा की स्क्रिप्ट हमें नहीं पता चली कि वो सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई, क्या हुआ, लेकिन ये स्क्रिप्ट हमें समझ आई हैं। तो ये बेसिकली जो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे कह सकते हो आप कि 6th सेंचुरी में लोग सेटल होने लग गए, ऑर्गेनाइज होने लग गया सब कुछ, तो आप कहोगे हमें सोर्सेज मिले हैं, और वो सोर्सेज हैं इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स और विजुअल मटेरियल। अब चीजें कॉम्प्लेक्स होने लग गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिप एंड पियादसी। इससे पहले एपिग्राफी का मतलब देख लीजिए। जैसे मैंने आपको भी ऊपर मध्य प्रदेश का इंस्क्रिप्शन दिखाया, मैंने आपको कहा इसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स पढ़ लेते हैं। तो जो इसकी स्टडी करते हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस एपिग्राफी कहते हैं, उस प्रोसेस को, इस इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, स्टडी करना। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे, सबसे पहला चैप्टर पे चलते हैं, पार्ट पे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है, जिससे आपको समझ आ गया कि हम 6th सेंचुरी की बात करेंगे। यहाँ पे अब एम्पायर्स बनने शुरू होंगे। अब प्रिंसिप एंड पियादसी। 1830s में जेम्स प्रिंसिप एक ऑफिसर थे। 1830s की बात हो रही है, इसका मतलब कि अब हमारे ऊपर इस वक्त अंग्रेज राज कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल है। तो वो एक ऑफिसर थे जेम्स प्रिंसिप। तो एंड पियादसी में से प्रिंसिप, तो अब हम जेम्स प्रिंसिप, आपको समझ आ गया। इन्होंने क्या किया? डेसिफर किया, पढ़ लिया। किसको? ब्राह्मणी को और खरोस्ती को। ये दो स्क्रिप्ट हैं और इनको आपको याद रखना है चैप्टर के अंत तक। ब्राह्मणी और खरोस्ती, ये वो दो स्क्रिप्ट्स हैं जिनको जेम्स प्रिंसिप पढ़ने में सक्सेसफुल रहे। इन इंस्क्रिप्शंस है, ये इंस्क्रिप्शंस पे भी हमें ये बात स्क्रिप्ट लिखी हुई मिलती है, और उस वक्त के सिक्कों पे भी ब्राह्मणी और खरोस्ती लिखी हुई मिलती है। उस स्क्रिप्ट में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले या सिक्के मिले, उसमें एक राजा के बारे में मेंशन किया जाता है। उस राजा का नाम है पियादसी। पियादसी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, सुखद। There were a few inscriptions which also, तो अब आपको पियादसी का इंट्रोडक्शन मिलने लगा है, referred to the king as अशोका। कुछ जगहों पे पियादसी को मेंशन किया जा रहा था, लेकिन कुछ जगहों पे अशोका भी मेंशन किया जा रहा था।
जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट और फेमस रूलर थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से भी। तो इस चीज ने एक बिल्कुल नई डायरेक्शन दी कि इंडिया पॉलिटिकल हिस्ट्री जो यूरोपियंस और इंडियन स्कॉलर्स पढ़ रहे थे, इंस्क्रिप्शंस और टेक्स्ट कंपोज, अब वो एक नया मेजर डायनेस्टी यानी कि मौर्य डायनेस्टी में जो अशोका किंग हैं उनके बारे में भी उन्हें पता चलने लगा था। Subsequently, scholars began to shift their focus to the context of political history, investigating whether there were connections between political changes, economic and social development. क्या इन सब बातों में यानी कि पॉलिटिकल वहां पे जो चल रही थी चीजें, सोशली जो काम हो रहा था और वहां की इकोनॉमी जिसे कहा जाता है कि बहुत अच्छी थी, इतने बड़े ये रूलर थे अशोका, इन सब में क्या कोई कनेक्शन भी है, इन सब चीजों पे फोकस शिफ्ट होने लगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रिंसिप एंड पियादसी में जेम्स प्रिंसिप एक हिस्टोरियन, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिस्टोरियन, एक ऑफिसर कहा गया है उनको। उन्होंने ब्राह्मणी और खरोस्ती को डेसिफर किया। ये दो स्क्रिप्ट हैं। ये स्क्रिप्ट हमें इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे मिली हैं। उसमें एक किंग का नाम मेंशन होता है जिन किंग का नाम है पियादसी, और उन्हीं को कहीं कहीं पे अशोका भी कहा गया है। और अशोका एक ऐसे रूलर है जिनको बुद्धिस्ट टेक्स्ट बहुत फेमस बताते हैं। अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि नई स्टेट्स आने लग गई थी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 16 महाजनपदास। जनपदा से अब महाजनपदा की तरफ चीजें बढ़ने लगी। 6th सेंचुरी बीसीई को एक मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, और आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि व्हाई 6th सेंचुरी इज रेफर्ड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहला है लोहे का इस्तेमाल बढ़ने लगा। इस वक्त लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था, सिक्के बनने लग गए थे, तो इसका मतलब ग्रोथ होने लग गई थी। दूसरी चीज की जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो भी ग्रो हुआ। हमें अर्ली बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो टेक्स्ट मिलते हैं वो भी मेंशन करते हैं 16 स्टेट्स को, 16 महाजनपदास को। ठीक है, इस महाजनपदास में आपको वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, अगर आपने महाभारत पढ़े तो उसमें पंचाल का जगह का जिक्र आता है, पंचाल एरिया से, और गंधार का भी, और कुरु राज्य का भी आता है थोड़ा थोड़ा। मगध एक ऐसा राज्य है जहां आप वो भी मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ोगे तो आपको मगध के बारे में पता चलेगा। तो ये जो महाजनपदा बड़े बड़े एरियाज के मेंशन किए जा रहे हैं, ये उनके नाम है 16 महाजनपदा में से कुछ महाजनपदा के। ये उनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहे जा रहे हैं, और ये बात कैसे कही जा रही है? बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट से। महाजनपदास एक राजा रूल करते थे। कुछ ऐसे जनपदास भी थे जो गानास और संघास यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे मिलके रूल करते थे। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है, ये पूरी प्रजा है और इसका एक राजा है, लेकिन कुछ जगहों पे गानास और संघास थे, यानी कि एक राजा नहीं था सिर्फ, काफी सारे लोग मिलके पावर शेयर करते थे और उन सबको राजास कहा जाता था। महावीर और भगवान बुद्ध, महावीर जो जैनिज्म से रिलेटेड है और बुद्धा जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, ये दोनों भी गानास से बिलोंग करते थे। जो गानास और संघास की बात हो रही है। वाजी संघा, द राजास कंट्रोल द रिसोर्सेस, जो बहुत सारे राजाज हैं वो मिलके कंट्रोल कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज को, कलेक्टिवली साथ में मिलके करते थे। Although histories are often difficult to reconstruct, क्योंकि इतने सारे हमें sources नहीं मिले हैं, some of these states lasted for nearly 1000 years. कुछ ऐसी states जिसमें इतने सारे लोग मिलके रूल कर रहे थे, वो ऐसा नहीं था कि बहुत कम वक्त के लिए थी, वो काफी हजार सालों तक भी उन्होंने मिलके रूल किया। महाजनपदा से पहले आप एक जनपदा की भी डेफिनेशन देख लीजिए कि जनपदा क्या है? एक लैंड है वेयर द जना यानी कि पीपल, क्लैन या ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, वहां पे इसे कहा जाता है जनपदा। उसको फिर लैंड जनपदा और फिर वो महाजनपदा कह दिया कुछ लैंड्स को। ये प्राकृत वर्ड है और संस्कृत दोनों में ही यूज किया जाता है जनपदा।
हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको प्रॉपरली फोर्ट किया जाता था, वहां पे राजा रहता था। फोर्टिफाइड सिटी होती थी, उनकी अपनी एक आर्मी होती थी। ब्यूरोक्रेट्स यानी कि मंत्री होते थे जो हर रिसोर्स को, हर चीज को अच्छे से देखा करते थे। सिक्स्थ सेंचुरी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप उसमें पहले तो लोहे का इस्तेमाल लिखेंगे, दूसरा बौद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हुआ, तीसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं महाजनपदा, ये कुछ महाजनपदा हैं ये जो इतने ग्रो हुए। और महाजनपदा के फीचर्स में आप ये कहोगे कि हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी जो कि हर तरफ से किलाबंद होती थी, फोर्टिफाइड होती थी, वहां पे आर्मी होती थी, मंत्री होते थे। तो आप ये देख सकते हो, ये मैप है, ये हमारा आज का इंडिया भी है। इसमें आप ये कहोगे, ये देखिए, ये पंचाल, कुरु, मगध और बाजी, तो ये आपके महाजनपदा हैं। कुछ जनपदास भी हैं यहाँ पे, लेकिन हम महाजनपदास की बात कर रहे हैं। सिक्स्थ सेंचुरी के तरफ, सिक्स्थ सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ब्राह्मण्स ने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना शुरू किया था, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या था, इसमें बेसिकली वो बातें लिखी गई थी जो राजा को पालन करनी है और क्या क्या चीजें एक एक्सपेक्ट की जाती हैं क्षत्रिय से। हमने पढ़ा है वर्ण में 4 हैं, सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। तो ब्राह्मण्स ने बेसिकली खुद ही ये बात लिख दी कि आपको क्षत्रिय को क्या क्या करना है, क्या क्या एक राजा को फॉलो करने होंगे, नॉर्म्स, बातें जो कि एक्सपेक्ट की जाती हैं एक राजा से। राजा को ये कहा जाता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, अलग अलग कल्टीवेटर्स आपको ट्रिब्यूट देंगे, गिफ्ट देंगे, जो ट्रेडर्स आते हैं या फिर जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, उन सबसे भी आपको ट्रिब्यूट इकट्ठी करनी है, टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जंगलों में लोग रहते हैं, वो लोग या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, पैस्टोरलिज्म फॉलो करते हैं, यानी कि जो जानवरों को पालते हैं। मैंने आपको बताया कि जानवरों के तो पैर हैं, तो लोग उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो उनसे राजा को क्या मिलेगा, इस बारे में हमें नहीं पता। We do not know that raids on neighboring states were reorganized as a legitimate means of acquiring wealth. हमें ये भी नहीं पता कि क्या आसपास के राज्यों में वो लोग रेड करते थे वहां पे जाके कि हमें कुछ वेल्थ मिल सके, वहां से भी कुछ लूट के ले आए, ऐसा कुछ हमें नहीं पता चलता। हर स्टेट की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, मंत्री होते थे और काफी सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता था, मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम अ पेजेंट्री, रिक्रूट किया जाता था। और पेजेंट्री वहां के किसानों पे भी डिपेंड किया जाता था कि अगर कभी कभी बहुत ज्यादा किसी ने अटैक कर दिया तो किसान भी लड़ लेंगे। तो बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि किसान भी लड़ सकते हैं। फर्स्ट अमंग द 16 महाजनपदा वो है मगध। 6 से लेके 4th सेंचुरी BCE तक मगध, जो का आज का प्रेजेंट डे बिहार है, ये मोस्ट पावरफुल महाजनपद है। मोस्ट हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन वेरियस वेज। मगध एग्रीकल्चर के लिए बहुत प्रोडक्टिव था, वो एरिया ऐसा है मगध का जहां पे बहुत अच्छी फसल उगाई जा सकती है, पहली चीज। दूसरा, लोहे की माइंस वहां पे आपको झारखंड के एरिया में मिलती हैं, तो लोहा बहुत ज्यादा जरूरी है हथियार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए और हथियार बनाने के लिए। तीसरी चीज है हाथी। एलिफेंट किसी भी आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तब के टाइम में इंडिया में आने से या फिर इन एरियाज में आने से लोग डरते थे क्योंकि उनको पता था कि हाथी उन्हें कुचल सकते हैं, तो वो इन जंगलों में मिलते थे। चौथा, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। जब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तो वहां से आप ट्रेड कर सकते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हो, कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो अर्ली जो बुद्धिस्ट और जैनिस्ट राइटर लिखते हैं कि मगध पावर और पॉलिसीज जो इंडिविजुअल थे
एम्बिशियस किंग्स जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंदा, ये बेस्ट नोन रूलर्स हैं और उनके मंत्री जिन्होंने एक पॉलिसीज बनाई और इम्प्लीमेंट किया जिससे मगध और ज्यादा पावरफुल हुआ। तो आपको ये 4 पॉइंट और 5 आप इनके पावरफुल किंग्स के बारे में लिख सकते हो। तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट सम फीचर्स विच मेक मगध पावरफुल या पावरफुल महाजनपदा। तो आप ये 5 पॉइंट लिख सकते हो। इनिशियली राजगृह प्राकृत नेम आज के प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार का है। ये मगध की कैपिटल थी। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल होती थी। तो ठीक उसी तरह मगध की कैपिटल पहले राजगृह थी, उसके बाद इसको शिफ्ट कर दिया गया था पाटलिपुत्र। राजगृह का मतलब होता है हाउस ऑफ किंग्स। ये हिल्स में सिचुएटेड थी। उसके बाद पाटलिपुत्र जो कि आज का प्रेजेंट डे पटना है, वहां पे कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। क्योंकि ये गंगा के आसपास थी तो पाटलिपुत्र और ज्यादा बेटर ऑप्शन लगा, तो बाद में राजगृह से इसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया गया था। अब हम अगले पार्ट में अर्ली एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। अगले अर्ली एम्पायर में हम बेसिकली ये जानेंगे कि जो मौर्य एम्पायर था उसका ग्रो कैसे हुआ, और मौर्य एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका जो उनके ग्रैंड सन हैं उनके बारे में जानेंगे, और कैसे अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद लड़ाई छोड़ दी। तो ये आपका पार्ट 1 था। मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक थम्स अप, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है या देख लिया है तो उसको रिवाइज भी कर लीजिए, ताकि आपको चैप्टर 2 उसके बाद ही कीजिए, ताकि फ्लो में चीजें कनेक्ट होती चली जाएंगी। चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।